क्या हमारा पहला स्टेप तो वही रहेगा जो हमने रिकॉर्ड किया था। पहले स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जर्नल में हिसाब बदल जाएगा, जर्नल में हिसाब बदल जाएगा। तो मुझे फटाफट से बताओ आपकी सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी। इन्वेस्टमेंट्स इन 100% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। अब मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दूंगा, इसलिए कृपा करके खाली देखें। तो हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी, मुझे ये बताओ इस इन्वेस्टमेंट को जब खरीदा तो हमने बैंक से कितने पैसे दिए, फटाफट से बताओ। बैंक से हमने दिए 10 लाख, शेयर कैपिटल दी हमने 40 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हमने 36 लाख, डेफर्ड कंसिडरेशन हमने पे की है 310,460, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन हमारे पास आई थी ₹2 लाख, शेयर बेस्ड एसबीपी रिजर्व हमारे पास आया था ₹80,000, और इसमें डिफरेंस आ गया था एसटीसी। क्या पहले कभी एसटीसी आया था? नहीं। तो आप नोटिस करें 103 पढ़ने के बाद क्या होल्डिंग में कई पॉइंट और भी नए एडजस्ट हो गए जो रेयरली देखने को मिलते हैं, बट ये भी इसके साथ कवर्ड है, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड। और साथ में ही थर्ड एंट्री एक और हो गई, इस एसटीसी को इस लाइसेंस फीस के साथ हमने राइट ऑफ कर दिया, अनअमोर्टाइज्ड लाइसेंस फीस टू एसटीसी। मुझे फटाफट से बताओ जब आपने कंसोलिडेशन करना है तो आपके पास ए लिमिटेड की एसएफएस बनेगी, एसएफएस ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड की एसएफएस बनेगी। विशाल इसमें कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्रांड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है और एसटीसी को एडजस्ट किया है, बस, और कुछ नहीं किया हमने। क्या मैं आगे चलता जाऊं, क्योंकि आपको लिखने का टाइम मैं दे भी नहीं रहा अभी। मुझे फटाफट से ए लिमिटेड की बैलेंस शीट बनवा दो। तो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या आ गया। ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में 30 लाख का ये आ गई प्रॉपर्टी। इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आ रही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की आ रही है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है 10 लाख। इसके अलावा क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन 100% सब्सिडरी बी लिमिटेड भी आ गई, एंड दिस अमाउंट इज 85,90,460। इसके अलावा हमारे पास स्टॉक कंटिन्यू करेगा, स्टॉक कितने का है? 6 लाख। इसके अलावा हमारे पास डेटर 11 लाख। इसके अलावा हमारे पास कैश 20 लाख था, लेकिन 20 लाख में आपने 10 लाख ऊपर पे कर दिया है, तो ये आएगा 10 लाख। फटाफट से मुझे बताइए। शेयर कैपिटल 40 लाख प्लस 40 लाख, शेयर कैपिटल विल बी माई 80 लैक्स। ये मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट अक्वायर करके दिखा रहा हूं और बोल रहा हूं अगर इन्वेस्टमेंट अक्वायर करते तो ये बैलेंस शीट होती। अदर इक्विटी के अंदर हमारे पास इसमें आ रहे हैं 15 लाख रुपए, प्लस इसमें जोड़ दिया जाएगा 36 लाख का प्रीमियम, और इसके अलावा इसमें जोड़ दिया जाएगा 2 लाख रुपए की कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, साथ में जोड़ दी जाएगी 80,000 रुपए का एसबीपी रिजर्व। प्लीज टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस? राघव, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट तो थी भी नहीं, तो इन्वेस्टमेंट खरीद ली ना बेटा, ये इन्वेस्टमेंट खरीदी राघव, तो हमारे पास एसेट में आएगी ना ये 53.8, 53 लाख। आपने ये माइनस कर दिया 1 लाख रुपए का ये अमाउंट, जो ये पीएनएल का अमाउंट था, ये माइनस किया है। सौरभ नहीं माइनस किया ना, दिस शुड बी 5280। चेक कर लेना फिर भी एक बार। इसके अलावा हमारे पास और कौन सी आइटम आ रही है? डेफर्ड कंसिडरेशन, जो आपकी लायबिलिटी आ गई थी 310,460। इसके अलावा हमारे पास और कौन सी आइटम है? और कुछ भी नहीं, लाइसेंस फीस खत्म हो गई है और पीएनएल खत्म हो गया है। बैलेंस शीट में आपके पास कोई लीव सैलरी आ रही है, लीव सैलरी की प्रोविजन, एंड द अमाउंट इज ₹6 lakhs।
और मुझे बताइए करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी आ रही है, 11 लाख। मुझे जल्दी से बताइए बैलेंस शीट मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है। ये मैंने सिर्फ बताई ए लिमिटेड में ये एंट्री होती है। चल सकते हैं आगे। मुझे ये बताओ जब ए लिमिटेड की ये एसएफएस बन गई तो मुझे अपने पास एक काम और भी करना है। अब मुझे क्या काम करना है, मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया है, आप इसको बाद में कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हो। अब मुझे ये बताओ क्या मुझे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। अब आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। आंसर आप देंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, आप खाली देख रहे हैं। सुरभि हम कंसोलिडेशन भी करके दिखा रहे हैं। ये मैंने ए लिमिटेड की एसएफएस की एंट्रियां डाली हैं। अब मैं सीएफएस भी मांग रहा हूं। मैंने केस बी में आपसे दोनों चीजें मांगी हैं कि एसएफएस में क्या होगा, हम जब इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो क्या होगा। अब इसमें हमने मर्ज नहीं किया है। हाँ, राघव कह रहे हैं हमको मर्ज नोटिंग करो वरना कंफ्यूजन हो रही है। फटाफट से बताइए, नोटिंग करनी है तो मैंने 3 ही एंट्रियां लिखी हैं, बाकी तो मैंने उसको रब कर दिया, वो वैसे ही आपका पुराना था। दिखा दो। भाई ये बताओ जब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदा तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही तो आएंगी ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी। कंसीडरेशन तो पे करनी करनी है, जो आपकी एग्रीड कंसीडरेशन थी वो पे करनी है। डिफरेंस एसटीसी में जाएगा और एसटीसी को जैसे बंद करते थे बिल्कुल वैसे बंद भी किया है, पहले रीवैल्यू किया और फिर बंद किया है। राघव जल्दी से मुझे बताएं, कर लेंगे नोटिंग तो बताइए। और रही बात अब इन एंट्रीज की, तो जो आपने ये एंट्रियां डाली हैं इसकी वजह से बैलेंस शीट जो ए लिमिटेड की थी वो कहां कहां बदलेगी। एक तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इसके अलावा एसटीसी तो खत्म हो गई, एसटीसी डेबिट क्रेडिट खत्म हो गई, उसमें कुछ नहीं है। और आपकी अनअमॉर्टाइज्ड लाइसेंस फीस भी बैलेंस शीट के साथ खत्म हो गई, वो कुछ नहीं है। बाकी बचा क्या आपके पास, एक तो ये P&L बचा है 1 लाख का, एक तो ये P&L बचा है 1 लाख का। इसके अलावा एसबीपी रिजर्व है, इसके अलावा कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है, इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसके अलावा इक्विटी है। ये सब वही चीजें हैं जो बैंक में पैसा दिया है वो बैंक कम कर देंगे, और ये अदर इक्विटी पहले से आ रही थी। डेफर्ड कंसिडरेशन जो आपकी है, डेफर्ड कंसिडरेशन आपके पास एक आइटम बन गई। तो मुझे बताइए राघव, अभी तक मैंने कंसोलिडेशन स्टार्ट नहीं किया है, आप कहेंगे मैं तभी स्टार्ट करूंगा। अब आप कहेंगे सर आप बगल वाली बैलेंस शीट को रब क्यों नहीं कर रहे हैं। वो रब नहीं कर रहा ना, मैं मेरी मर्जी में रब नहीं कर रहा। मुझे बताएं राघव, मैं आपकी वेट कर रहा हूं। शौर्या, ऋषि, चलो जी मेरे ख्याल से अब मुझे बताओ मैं रेड पेन से लिखूं या अब नीले पेन से लिखेंगे। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स, सबसे पहले सीना डेट ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट एंड टोटल। क्या सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट तो वही है जो क्वेश्चन में दी हुई है, 20 लाख रुपए। आराम से बताइए मैं ठीक बोल रहा हूं। सब्सिडरी ये एस लिमिटेड है, उसकी शेयर कैपिटल वही है। एस लिमिटेड के रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख है, इसमें कुछ भी पोस्ट का नहीं है। बताओ इसमें कुछ भी पोस्ट का क्यों नहीं है, इसमें पोस्ट का कुछ है ही नहीं। स्नेहा कह रहे हैं बी का एसएफएस क्यों नहीं बनाया। स्नेहा बना सकते हो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। बी की बैलेंस शीट ये दी हुई है स्नेहा, ये बी की बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें एक भी एंट्री नहीं डाली है। तुम बना सकते हो, किसने मना किया तुमको बनाने के लिए, पर थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। इसमें कुछ आपने एंट्री नहीं डाली है तो क्या दोबारा बनाओ इसको, नालायक। नेशनल इंसल्ट कराते हो अपनी तुम।
शेयर कैपिटल भी आ गई और अदर इक्विटी भी आ गई। अब फटाफट से बताएं इसमें और कोई चीज आएगी क्या? तो चेक करिए हमारे पास इसमें और क्या क्या चीज है। इसमें कोई भी और रिजर्व्स एंड सरप्लस तो नहीं है। क्या कोई रीवैल्यूएशंस हैं? क्या कोई रीवैल्यूएशंस हैं? हां, बड़ी सारी रीवैल्यूएशंस हैं। नाउ टेल मी व्हाट आर बड़ी सारी रीवैल्यूएशंस। क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसे फेयर वैल्यू लेस सीटीएस 1790 का आपने बनाना है, आपके पास वो कितने की आ रही है? 15 लाख की आ रही है। तो मुझे बताओ कितने का अमाउंट हो गया? 290 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। मैं एक एक करके चल रहा हूं, थोड़ा सा तेज चलने का मन है, अगर आप मुझे अलाउ कर दें तो। हाँ, अक्षय कुमार कह रहे हैं पोस्ट वाली बात क्यों नहीं आई? क्योंकि अक्षय कुमार बेटा तुमको मंदिर जाना पड़ेगा, वो भी हनुमान मंदिर, ठीक है? कलयुग में वही है जो तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। बाकी मंदिरों में चक्कर बिल्कुल मत लगाना अक्षय, मैं तुमको बिल्कुल दिल से बता रहा हूं। हम लगभग 30 क्लासें लगा चुके हैं। बच्चा कह रहा पोस्ट क्यों नहीं लिखा यहां पर? ये 31 मार्च 21 है और ये भी 31 मार्च 21 है, तो बीच में क्या आया? खाली, ठीक है? अक्षय कुमार तुम्हारा तो कुछ नहीं, मैं अंदर से मुझे लगता है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। बात समझ में आती? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे फर्क पड़ता। मुझे लगता है यार ये क्या होगा इस देश का। पीपीई की बात करिए, फटाफट से बताओ। पीपीई हमारे पास 15 लाख के लिखे हैं, वहां 17 लाख के हैं। 17 लाख माइनस 15 लाख, इसकी रिवैल्यूएशन करो 2 लाख, इसकी रिवैल्यूएशन हो गई। और बताइए और किसकी रिवैल्यूएशन है? जो आपका लाइसेंस राइट है, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 9 लाख माइनस 5 लाख, इसका गेन कितने का हो गया? 4 लाख। साहब सबकी रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, जो जो आपको दिए हुए हैं। स्टॉक की भी रिवैल्यूएशन करो। स्टॉक की वैल्यू है 8 लाख, बुक्स में है 7 लाख। कोई कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आज ही कंसोलिडेशन कर दूंगा मैं। डेटर 5 लाख और यहां पर फेयर वैल्यू कितनी है? 4 लाख। 4 लाख माइनस 5 लाख, तो ये आ गया माइनस 1 लाख। कैश में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। लीव सैलरी, प्रोविजन फॉर लीव सैलरी 2.5 लाख की है, आपकी बुक्स में 2 लाख की लिखी है, माइनस 50,000। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी आपके पास 24 लाख है, 25 लाख आपने लिखी हुई है बैलेंस शीट में, 1 लाख का आपको फायदा हो गया, गेन। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, क्या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी रिवैल्यू हो गई? द आंसर इज यस। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कितने की आपने रिकॉर्ड करनी है? 60,000 की रिकॉर्ड करनी है। नुकसान हो गया ये, क्योंकि बुक्स में थी नहीं है। इंडेमनिफिकेशन एसेट्स 50,000 का है, बुक्स में तो था ही नहीं, 50,000 का गेन हो गया। ब्रांड भी हैं, बाप रे बाप, 1 लाख के ब्रांड हैं जो पहले थे ही नहीं। कस्टमर लिस्ट भी है, कितने की है कस्टमर लिस्ट? 50,000। कितने की इन हाउस रिसर्च है? 80,000। मुझे बताएं, हमने अब मेरे ख्याल से सब चीजें रिवैल्यूएशन की कर डाली हैं और कुछ भी नहीं है। टोटल लगा लीजिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिवैल्यू कर दी है। 41,60,000, 41,60,000। ओके, दिस इज इक्वल टू नील। इसमें पेरेंट का और एनसीआई का शेयर आप वैसे भी नहीं निकालते और वैसे भी 100% है। मुझे एक बात बताओ, जब होल्डिंग कंपनी का चैप्टर पढ़ा था वहां पर भी रिवैल्यूएशन थी, इतनी सारी रिवैल्यूएशन वहां पर आई थी कभी क्या आपके पास? पर मैं आपको यह कह सकता हूं कि आप ये सब करने के बाद अगर आप पाएंगे ना, तो मैं आपको अगर बार बार कहता हूं कि यही सब कुछ है, आप ध्यान से सवाल करिए, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। आप ये नहीं कह सकेंगे एग्जाम में कि ये पॉइंट सर ने कवर नहीं कर रखा था।
मुझे ये बताइए, यहां तक पहुंच गए हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? अब मुझे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और जीबीपी। फटाफट से बताना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी। इन्वेस्टमेंट आपने ली थी 8590 460 की। एनसीआई 0 क्योंकि आपके पास है नहीं है। आईएनए 4160। फाइंड आउट योर गुडविल। 44 30 460 44 30 460। कॉन्सेप्ट वही। हाँ, अक्षय कुमार वो बात कर रहे हैं। अक्षय कुमार दिल से मत लो, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं अपना बच्चा समझ के डांटता हूं ना तुमको, आप ऐसे दिल से मत लो। मैं अपने भी बेटे को डांट देता हूं, तो आप मेरे बेटों से कम थोड़े ना है। अब मुझे ये बताओ, एनसीआई आएगा कि नहीं आएगा? फटाफट से बताइए, क्या इसके बाद एनसीआई आएगा? एनसीआई 0 है ही नहीं इसके अंदर, बात ही खत्म हो गई। मुझे ये बताओ, इसके बाद कंसोलिडेटेड इक्विटी, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड इक्विटी। मुझे बताओ पेरेंट की इक्विटी कितनी थी? आपकी बैलेंस शीट में आ रही है 50 to 80। क्या इसमें कोई पोस्ट एक्विजिशन आइटम है? द आंसर इज नो, 50 to 80। इसमें कोई पोस्ट एक्विजिशन नहीं है। इसके बाद क्या बनानी पड़ेगी? इसके बाद मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। किसकी? पेरेंट की प्लस सब्सिडरी की, आफ्टर कंसीडरिंग दीज रीवैल्यूएशन। बड़ी मजे की बात बताऊं, ये बैलेंस शीट सेम बनेगी। बाप रे बाप, यही तो शॉर्टकट लगा रहा था इतनी देर से कि भाई बैलेंस शीट दोबारा ना बनानी पड़े मेरे को। आप आराम से सोचना, बैलेंस शीट सेम बनेगी, क्योंकि आपने सभी उन चीजों को जिनको रीवैल्यू वहां पर किया, आपने यहां रिवोल्यूशन करा हुआ है। क्या आप इसके आगे हाँ, इसीलिए तो मैं बार बार प्रिंट लेके उसी जगह पे खिचपिच कर रहा था। इसको रब क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि आप समझो बात को, ठीक है? तुम्हारे टीचर भी शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। तो हमने अपने पास ये सब किया। अब मैं आपको अपनी बात को एक बार कंक्लूड कर देना चाहता हूं, एक कंक्लूजन दे देना चाहता हूं। अब मुझे क्वेश्चन नहीं चाहिए। आई मस्ट कंक्लूड, क्योंकि मेरा टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाता है। बट आई मस्ट कंक्लूड, प्लीज लिसन केयरफुली। ए भी चल रहा था और बी भी चल रहा था। ए भी चल रहा था और बी भी चल रहा था। जब मैंने केस ए बनाया तो मैंने इन दोनों को डेट ऑफ एक्विजिशन पे मर्ज कर दिया बाय अप्लाइंग एक्विजिशन अकाउंटिंग, जिसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री, आईएनए की एंट्री, वेंडर की एंट्री डाली और मैंने एक्विजिशन मेथड से कर दिया। मुझे आराम से बताओ, यहां पर एक बैलेंस शीट बन गई थी। इसके बाद क्या ए और बी का अलग अलग अस्तित्व चलेगा कि अब ए और बी एक ही है? फटाफट से बताओ। मैंने 103 नंबर लगाया और मैंने एक बैलेंस शीट बनाई, उसके बाद अस्तित्व खत्म हो गया। ए और बी का अलग अलग, अब एक ही है। 1 साल बीतेगा तो अब ये कंबाइंड एंटिटी अब है ही एक। उसकी सेल होगी, उसका परचेज होगा, उसका प्रॉफिट होगा, और तब भी एक ही बैलेंस शीट बनेगी। भाई एक से एक ही बैलेंस शीट बनेगी, बात खत्म। एनी प्रॉब्लम? 103 कितनी बार लगाया? ओनली वंस अप्लाइड। किस दिन अप्लाई किया? ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। नो प्रॉब्लम। केस बी में हमने क्या किया था? केस बी में हमने क्या किया? हमने कहा साहब ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ए का एसएफएस बनेगा विद इन्वेस्टमेंट्स इन इट। हां, ट्रीटमेंट ऑफ एसटीसी यहां पर भी आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ एसटीसी यहां पर भी आएगा।
और बी अपना चलता रहेगा, बी को कोई दिक्कत नहीं है, बी अपना मस्ती में चल रहा है, उसे पता भी नहीं कि उसे कोई खरीद रहा है। बी के शेयर होल्डर्स ने बी को ए के हवाले कर दिया। यह गाय की तरह है, गाय के मालिक ने गाय इसको बेच दी है, पर गाय को पता भी नहीं, वो चलती जा रही है आगे, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो मौज में है, उसे उसकी परवाह है कौन फर्क, कौन मालिक है, उसे लग रहा है मेरा मालिक कौन, क्या फर्क पड़ रहा है। पर हमने यहां पर एक सपना देखा, हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई 103 नंबर लगाकर और सपना देखा। बताओ किस बात का सपना? यदि ए और बी इकट्ठे होते तो क्या रेड पेन से डॉटेड लाइन में हमने सपना देखा? द आंसर इज यस। क्या मजे की बात है, यह भी डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही सपना देखा हमने, वही सपना देखा। इसके लिए हमने क्या बनाया? हमने सीना बनाया, हमने एनसीआई बनाई, हमने इसके अंदर अपने पास कंसोलिडेटेड इक्विटी बनाई और हमने अपना काम किया। मजे की बात क्या थी? क्या ये दोनों बैलेंस शीट सेम थी? द आंसर इज यस, दोनों सेम थी। क्या ये सच थी? हां, और ये सपना था, दोनों में अंतर है। हमने 103 लगाकर सच की बैलेंस शीट बनाई या सपने की बैलेंस शीट बनाई, बात एक ही निकली थी। लेकिन अब क्या होगा? 1 साल बीतेगा, क्या ए अलग चलता रहेगा और ए का अपना प्रॉफिट आएगा और बी अलग चलता रहेगा, बी का अपना प्रॉफिट आएगा? क्योंकि आपने तो इन्हें मर्ज किया नहीं है। क्या मुझे फिर से सपना लेना पड़ेगा? बताइए, क्या मुझे फिर से सपना लेना पड़ेगा? द आंसर इज यस। मैं फिर से इन दोनों को सपना लूंगा। जानते हो, अब इस सपने में थोड़ा सा और काम करना पड़ जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन के आगे चले गए हैं, तो मुझे सपना बैक डेट में लेना पड़ेगा। 103 का सपना तो लेना ही पड़ेगा, साथ में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो आए हैं, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, उन्हें 110 के हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा। क्या मजे की बात है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या चल रही है? इसमें प्रॉब्लम चल रही है कि आप रियल में ब्लैक पेन है, आप रियल में ब्लैक पेन है, रेड पेन आपका सपना है। ऊपर ब्लैक पेन में आपको दिक्कत ही नहीं थी, इसमें आपको दिक्कत है। क्या ये आपको बार बार सोचना पड़ेगा? हर बार सोचना पड़ेगा? मुझे फटाफट से बताइए। हां, लेकिन चिंता की बात नहीं है, हर बार सोचना भी पड़ेगा तो सोचते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास 103 डेट ऑफ एक्विजिशन पर ही लगेगा, बाकी 110 लगाते जाएंगे और कंसोलिडेशन करते जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन दीज टू स्टैंडर्ड्स, या बिटवीन रदर ऑल दी स्टैंडर्ड्स। हां विशाल, ये बैलेंस शीट अगर मैं यहां पर बनाकर चेक करता हूं तो दिस बैलेंस शीट विल ऑलवेज मैच, ये मैच हमेशा करेगी। ओके और रही बात, आप कहें सर ये वाली बैलेंस शीट यहां मैच करा के दिखाओ, इट इज नॉट गोइंग टू मैच, क्योंकि बेसिकली एक बार ये एंटिटी कंबाइन हो गई तो इनके कोई सेपरेट स्टेटमेंट्स ही नहीं है, तो यू कैन नॉट से कि मैच करा के चेक करा के दिखाओ। दे वोंट हैव एनी सेपरेट स्टेटमेंट कि मैं आपको चेक करा दूं। ओके मैं अपनी बात को यहां पर कंक्लूड कर रहा हूं और इसके साथ आपको कई स्टैंडर्ड्स का आपस में कनेक्शन भी समझ में आया होगा, ये मेरा विश्वास है। बाकी फिर भी दोस्त, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। इसका मतलब आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी आनी चाहिए। अब मुझे सारे बच्चे गुड मॉर्निंग कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी क्लास को अब स्टार्ट कर रहा हूं। ब्रेक